हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। इसमें सेकेंड वीक ऑफ सितंबर का करंट अफेयर्स है जो इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो नीति आयोग लाइक बॉडीज़ इन स्टेट्स, मतलब नीति आयोग जैसी बॉडी स्टेट्स में भी बनाई जा रही है, जिसके बारे में सरकार ने इस पे डिस्कस किया है। और ऐसे कुछ ऐसी बॉडीज़ है जो कुछ स्टेट्स में बनाई जा चुकी है ऑलरेडी और काम चल रहा है। फिर इन्फ्लेशन एंड आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जीआई टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 समिट वो इस साल की काफ़ी, और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंडिया जो है उसका चेयर होगा और होस्ट भी होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्पर Cas9 ये तो एक साइंटिफिक इन्वेंशन है जिसके ऊपर इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। एंड डिफरेंस बिटवीन LSE एंड LOC, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का हमेशा ये टसल चलता रहता है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि LSE एंड LOC के बीच में क्या डिफरेंस होता है और चाइना के जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो किस तरीके का है। चलिए इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्वियसली नीति आयोग, मतलब नीति आयोग जैसी बॉडी जो है वो स्टेट्स में भी बनाई जा रही है। पहले तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, ये इनफैक्ट आप समझिए कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछते हैं, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, राइट। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है इसने। प्लानिंग कमीशन पहले क्या था, वो टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब सेंटर में बैठा हुआ बंदा कोई अप्रोच ऐसे प्लानिंग कर रहा है और वो एक सोशलिस्ट, आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट स्टेट की एक पहचान है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, तो प्लानिंग कमीशन जब प्लान्ड इकोनॉमी होगी तो उसके एक प्लानिंग कमीशन टाइप चीज़ भी चाहिए होगी। पर वही चीज़ जब बीजेपी सरकार में 2014 में सबसे पहले उन्होंने नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया और एक बॉटम अप अप्रोच दिया नीति आयोग को, क्योंकि इसके अंदर स्टेट्स के भी मेंबर्स हैं और वो लोग अपने जो सजेशन देते हैं नीति आयोग को और फिर नीति आयोग उसके हिसाब से डिसीजन लेती है, राइट। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो कि एक आइडिया सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को। ये ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ अगर जैसे स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की मैंने यहाँ पे चर्चा की है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुई होगी, ठीक है ना, कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास हुई होगी और उस एक्ट में उस बॉडी का मेंशन होगा। इस एक्ट की इस और एक्ट के अंदर इस नीति, सपोज नीति आयोग की हम अगर बात करें, तो अगर नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता, उसमें नीति आयोग के जितने भी प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं, जो कुछ भी, मतलब सॉरी एक्ट्स नहीं, आर्टिकल्स हैं, जो कुछ भी है उससे रिलेटेड, वो सारे पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं। उसके बाद जो बॉडी बनती है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है बॉडीज़ जो जिसकी मेंशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। पर आरबीआई इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि आरबीआई एक्ट से आरबीआई को बनाया गया है, राइट। ऐसे ही नीति आयोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तीसरे टाइप की बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई बॉडी। अब एग्जीक्यूटिव क्या होती है कि आप समझते हैं कि किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। जुडिशरी, यहाँ पे जुडिशरी लिखता हूँ, यहाँ मैं लेजिस्लेटिव लिखता हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिखता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वो होती है जिसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो है वो पूरा पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव। और जुडिशरी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, लाइक सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और नीचे तक की सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो सारे जुडिशरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के और ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप, इनके राइट्स भी ओवरलैप होते हैं। ये तीनों एक साथ ऐसे एक बैलेंस बना के रखते हैं स्टेट को। लाइक ऐसा आप समझ सकते हैं कि स्टेट के 3 व्हील्स हैं, राइट, और 3 पिलर्स भी कहते हैं इसको। चौथा पिलर हम कहते हैं मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है। पर वो ऐसे यहाँ पे जब भी अगर स्टेट के 3 ऑर्गन्स की बात हो या 3 पिलर्स की बात हो, तो आपको जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों की बात होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव वही है जो गवर्नमेंट है मतलब जो पार्टी पावर में है, और नॉट पार्टी, वो पूरी पार्टी एग्जीक्यूटिव नहीं होती, पर एग्जीक्यूटिव के अंदर उस पार्टी के मेंबर्स होंगे, ठीक है।
प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये सारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल, ये सारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं। तो ये अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव ये कोई डिसीजन ले ले, उसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई चीज़ कहते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में कोई भी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हुई थी, सीधे एक बॉडी बना दी गई, उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। और नीति आयोग जस्ट एक थिंक टैंक है, वो कोई डिसीजन नहीं लेती, वो एक आइडियाज सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव उस तरीके से फिर इनिशिएटिव्स लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है। तो ये नीति आयोग के बारे में था। ठीक है, अब नीति आयोग इज द एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, ये तो जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट की जो थिंक टैंक है वो नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन जो था वो बॉटम अप अप्रोच था, सॉरी टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब ऊपर से लोग प्लान करते थे। नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, और ये मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के फिलॉसफी पे काम करती है, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सारे स्टेट्स, और जो सारे स्टेट्स के जो रूलिंग जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि उनके लेजिस्लेचर्स हैं वो सारे, और एग्जीक्यूटिव हैं उनके स्टेट्स के, वो सारे स्टेट्स मिल करके नीति आयोग में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो नीति आयोग को अलग बनाती है प्लानिंग कमीशन से। अब ये चीज़ जो है वो नीति आयोग, स्टेट्स ऐसी बॉडी स्टेट्स में भी इसलिए लाई जा रही है ताकि पावर का डिसोल्यूशन किया जा सके, डिवोल्यूशन, सॉरी नॉट डिसोल्यूशन, डिवोल्यूशन किया जा सके, क्योंकि ऐसे मानते हैं हम कि हमारी जो फेडरल सिस्टम है वो ट्रूली फेडरल नहीं है, उसके अंदर यूनिटरी बायस है। पर ये नीति आयोग जैसी बॉडी अगर स्टेट्स को भी मिल जाए तो जो नीति आयोग जो सेंटर में है, ठीक है, जो नीति आयोग सेंट्रल लेवल पे है, वो सिर्फ थिंक नहीं करेगी, स्टेट्स में भी ऐसी बॉडीज़ होंगी और वो भी ऐसे थिंक टैंक की तरह काम करेंगी, और आइडियाज़ जो है वो सेंटर को पहुंचाएंगी, और सेंट्रल लेवल पे जो नीति आयोग है वो उसको आफ्टर प्रॉपर डेलिब्रेशन फिर उस पर डिस्कस करके नई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। राइट, ये है इसका मेन, इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है। उसके बाद कुछ स्टेट्स में इसके काम ऑलरेडी चल चुके हैं, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात विल लाइकली बिगिन वर्क सून। ये मतलब अभी काम स्टार्ट करेंगे, पर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड असम हैव ऑलरेडी बिगन वर्क इन दिस रिगार्ड। कर्नाटका भी स्टेट में है, सॉरी। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये सारे स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, एमपी, असम एंड कर्नाटका, ये सारे इन पे काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे स्टेट्स जो है वो जल्दी ही इस पे काम करेंगे, और स्टेट्स में भी नीति आयोग जैसी बॉडीज़ आ जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन पे बहुत चर्चा होती है, ऑपोजिशन हमेशा इन्फ्लेशन करते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन हमें समझना जरूरी है कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या, और साथ में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है और इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। राइट, अभी जो रिसेंट डेटा आया है हमारे पास वो NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जो है इन्फ्लेशन को ट्रैक करती है, और यही डेटा रिलीज़ करती है इन्फ्लेशन से रिगार्डेड। तो वो 7%, जुलाई में 7% इन्फ्लेशन बताया गया है 2022 के। ये काफ़ी हाई है, 7% इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 2.4% है, जो कि 2021 में वो 11.5 था। तो प्रोडक्शन भी हमारा नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो अभी हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब होता है कि कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे पेट्रोल की प्राइस अभी, यानी कि पेट्रोलियम की प्राइस अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस पेट्रोल की प्राइस पूरे दुनिया में ही बढ़ रही है, नॉट इन इंडिया ओनली। क्योंकि यूरोप, आप समझिए, अभी ठंड आने वाली है, और रशिया ने अगर यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ का गैस सप्लाई जो है बंद कर दिया है। कई सारी कंट्रीज़ अभी भी रशिया से गैस खरीद रही है। और अभी जो नॉर्डिक स्ट्रीम है, ठीक है ना, सॉरी, ये एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया से यूरोप तक गैस पहुंचाती है। राइट, यहाँ से रशिया, और इसी नॉर्डिक स्ट्रीम से यहाँ पे यूरोप में गैस पहुंचता है। अगर इस रिसेंटली इस पे नॉर्डिक स्ट्रीम पे जो वहाँ पे 2 पाइपलाइन का सिस्टम है, उसमें से एक को डैमेज कर दिया गया है। किसने किया, नोबडी नोज़। ठीक है, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि उसको यूएसए ने उसको सैबोटेज किया है, ताकि यूएसए अपना गैस बेच सके यूरोप को और पैसे छाप सके। ये तो एक पॉलिटिक्स है जो चलते रहता है। पर रशिया अगर गैस अगर नहीं पहुँचाए यूरोप में, तो अब क्या होगा इस सर्दियों में, आप समझ सकते हैं कि यूरोप जम जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो पूरे अराउंड द वर्ल्ड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको कॉस्टली हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। तो ये इन्फ्लेशन है कि अगर नॉर्मल प्राइस राइज जब होता है चीज़ों की, जैसे फूड की हो गई, पेट्रोल की हो गई, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। सो दिस इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है, देन
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एनएसओ, इंडिया ऐसे एनएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOSPI, ये जो है इन्फ्लेशन को मेजर करता है। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, जैसे WPI एंड CPI। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे एक बास्केट होता है कि मतलब एक लिस्ट ऑफ थिंग्स होंगी, जैसे ये बास्केट हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इसमें कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, इसके प्राइस में कितनी चेंजेस आ रही है वो CPI कहा जाएगा। और होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एक अलग बास्केट है, जिसमें कुछ ऐसे होलसेल प्राइस की चीज़ें होंगी जो जिसके प्राइस में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो WPI से हम मेजर करते हैं। पर CPI से RBI भी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये RBI का RBI इसका मेंबर है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसमें क्या है कि RBI जो है वो CPI डेटा को यूज़ करती है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी है वो भी CPI डेटा को यूज़ करती है इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। देन अब आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। सीधे आप यहाँ से उसको, अगर हम यहाँ से सीधे यहाँ जंप करें तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल, ठीक है। फूड एंड फ्यूल काफ़ी वॉलेटाइल होता है, इसकी प्राइसेस बहुत ही जल्दी तेज़ी से बढ़ते हैं और कम भी हो जाते हैं। जैसे अभी कहीं पे वॉर हो जाए या फिर कहीं कोई जो ट्रेड पाथ है, ट्रेड रूट है, अगर वो बंद हो जाए, सपोज एकदम से सुएज़ कनाल जो है बंद हो जाए, या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो बंद हो जाए, तो इसके बाद क्या होगा कि जो प्रोडक्शन जो जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं हम क्रूड ऑयल की, वो बिल्कुल ही रुक जाएगी एकदम से। तो प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेटिंग ऐसे हो जाएगा कि रातों रात प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल है। वैसे ही अगर सपोज़ एक साल की फसल ड्रॉट हो जाए या फ्लड हो जाए, तो एक साल की फसल अगर बर्बाद हो जाए तो फूड के प्राइसेस भी काफ़ी जल्दी बदल जाते हैं। तो इसलिए जो अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन है उससे अगर हम फूड एंड फ्यूल की प्राइसेस घटा दें तो हमारे को मिलता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना है। अब समझते हैं सबसे पहले कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द टोटल इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग अ बास्केट ऑफ कॉमन कमोडिटीज़। अब इसके अंदर कुछ जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसके अंदर हम वो सारी चीज़ें देखते हैं कि किससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, राइट। वो उसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में से इस वॉलेटाइल चीज़ों को हटा दीजिए तो वो कोर इन्फ्लेशन हो जाता है, राइट। तो ये हमने समझा हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। अब आते हैं हम व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, IIP, तो हमारे पास इंडस्ट्री है, उसमें कई सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्शन होता है। पर उसके अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है इंडिया का, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो भी है या सर्विसेज है जो भी है, तो उसको उसके अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है या फिर कितना लॉस हो रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए वी हैव इंडेक्स, जिससे हम ये मेजर करते हैं कि प्रोडक्शन हमारा कैसा चल रहा है, ठीक है। IIP इज़ एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, ठीक है। तो इससे हम मेजर करते रहते हैं कि कितनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है, ये हमें पता चलते रहता है। देन जो मंथली इसका जो पब्लिकेशन होता है वो NSO करता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो मिनिस्ट्री ऑफ ऐसा MOSPI के अंदर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इन IIP को रिलीज़ करती है, इस इंडेक्स को। और IIP इंडेक्स से हमें पता चलता है कि कितना प्रोडक्शन हमारा कैसे चल रहा है। देन इट इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर, नेमली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इन सबको माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको मेजर करने के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। बेस ईयर जो है वो 2011-12 है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूछा जा सकता है कि बेस ईयर जो है IIP का वो है 2011-12। अगर 12 भी है तो भी आप अगर सपोज़ सिर्फ 2012 लिख दिया है कि, और पूछा रहा है कि ऑप्शन में कि बेस ईयर क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो आप 2012 टिक कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब समझते हैं कि हमारे इंडेक्स में, हमारे इंडस्ट्री के 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 8 कोर इंडस्ट्रीज़। तो यानी कि जो ऐसे जैसे बहुत सारी सेक्टर्स हैं, वो कभी कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, कोई ज़्यादा शेयर है प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में, किसी का कम है। पर अगर हम कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो कोर सेक्टर्स हमारे पास 8 हैं, ठीक है, जिसमें से जिनका टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% है प्रोडक्शन में, ठीक है। 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 8 कोर इंडस्ट्री से ही आती हैं, ठीक है। द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है और सबसे कम शेयर किसका है। सबसे ज़्यादा शेयर है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का,
ठीक है। इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा शेयर जो है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र का सबसे कम है और रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो वेटेज सबसे ज़्यादा है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है और सबसे कम जो है वो फर्टिलाइज़र का है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे को ये रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्शन में काफ़ी सबसे ऊपर है, क्योंकि हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उस हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब फिनिश उसको प्रोसेस करके और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हमारे पास सबसे ऊपर है इंडेक्स में। इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। देन इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इसको रिफाइन मतलब इसको प्रोसेस करने के लिए हमारे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पावर के लिए, तो सेकंड इज़ इलेक्ट्रिसिटी। देन स्टील चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते रहने के लिए। देन कोल चाहिए, कौन अगेन इलेक्ट्रिसिटी को, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रन करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए हमारे को कोल चाहिए। क्रूड ऑयल, यहाँ पे हम क्रूड ऑयल जो इम्पोर्ट करते हैं या फिर वो क्रूड ऑयल आता है यहाँ पे। देन नेचुरल गैस हम जो यूज़ करते हैं। देन सीमेंट एंड देन फर्टिलाइज़र। सीमेंट ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हमारे को सीमेंट चाहिए होता है। एंड देन फर्टिलाइज़र हमारे एग्रीकल्चर के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ जीआई टैग्स। जीआई टैग्स के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो जीआई टैग्स वो है ऐसी चीज़ है जो, जैसे सपोज़ यहाँ पे बिहार में एक आम है भागलपुर का, उस आम का नाम मुझे याद नहीं है, मैं अक्सर उसका नाम भूल जाता हूँ। पर बिहार में और भी चीज़ है जैसे कि मखाना, ठीक है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना होता है पूरी कंट्री में, और ये चंपारण के एरिया में होता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, ये मखाना की एक स्पेशलिटी है बिहार से जो मखाना आता है, और वो कहीं से वैसा नहीं मिलता, तो इसलिए उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो चीज़ आती है, उसकी एक अलग स्पेशलिटी है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है कि उसकी एक पहचान होगी, वो कहीं भी जाएगा उसकी एक पहचान होगी। जैसे लीची है, बिहार की लीची है शाही लीची, ठीक है ना, इसकी भी एक अलग पहचान है, इसका एक अलग टेस्ट है, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल बाकी सब लीची से अलग हो जाता है। तो इसके लिए उसकी एक पहचान होनी चाहिए कि वो कहाँ से ओरिजिन है उसका, वो कहाँ से आता है। दैट्स वाई जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो जीआई टैग जो है is an indication to identify goods having special characteristic originating from a definite geographical territory। मतलब एक किसी पर्टिकुलर जगह से आती है, उसकी एक पर्टिकुलर फीचर है, तो उसके लिए हम जीआई टैग का इस्तेमाल करते हैं। जीआई टैग के बारे में अगर हम देखें तो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारे पास 1999, जो इसको रिकॉग्निशन देता है। जैसे इंडिया में अगर वो लीची है तो उसको रिकॉग्निशन कौन देगा, तो वो जीआई टैग एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो 1999 वो उसको रिकॉग्निशन देता है। ठीक है, जीआई टैग जो है इट इज़ गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय डब्ल्यूटीओ। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जीआई टैग्स दी जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो उस पूरे ग्लोबल लेवल पे जो उसको जो मॉनिटर करता है वो डब्ल्यूटीओ है, राइट। एंड डब्ल्यूटीओ के अंदर जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है उसके अंदर ये जीआई टैग आता है। इट वॉज डिसाइडेड एंड ऑल्सो स्टेटेड अंडर आर्टिकल 1, ये सब ठीक है। देन इट इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर 3 टाइप के प्रोडक्ट्स को रिकॉग्निशन दी जाती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट है जैसे कि मैंगो हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट, और जैसे कि कुछ जैसे डायमंड है कहीं की, उसको भी जीआई टैग दिया जाएगा। जैसे बंगाल का रसगुल्ला है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑब्वियसली जैसे कांचीपुरम की साड़ी हो गई, ये सब हो गई, तो इन सब चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। कुछ टॉयज़ हैं उनको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जीआई टैग जो है एक बार दिया गया तो 10 साल के बाद उसको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। एक टैग जो है एक बार अगर इशू हुआ है तो वो 10 ईयर्स तक वैलिड होता है, राइट। देन हम आते हैं नेक्स्ट G20 समिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में इंडिया इज़ गोइंग टू होस्ट G20 समिट, राइट, जो कि 18th होगा। 17th ऑलरेडी गोइंग है, ठीक है, वो इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडोनेशिया ने इसको चेयर किया है, वो होस्ट है इंडोनेशिया। 2023 में इंडिया होस्ट करेगा, जो कि दिल्ली में, पहले जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला था पर उसको चेंज करके फाइनली दिल्ली में लिया गया है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस साल पूछा गया 67th में, और इस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी है कि जब क्वेश्चन में था उसके अंदर ऑप्शन थे JNK और दिल्ली भी था, ठीक है, सॉरी नॉट JK, JNK और दिल्ली भी था। तो जब जब थोड़े दिन पहले जब क्वेश्चन बना होगा उस समय तो JNK था, क्योंकि बाद में वो चेंज होकर दिल्ली हो गया। अब लोग वो कुछ लोग JNK टिक करके आए हैं, कुछ लोग दिल्ली टिक करके आए हैं, तो उस पर चल रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कोई भी समिट होने वाला है, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं।
तो नेक्स्ट ईयर ये दिल्ली में होगा, ठीक है। 2023 में वो 18th होगा, इंडिया उसको होस्ट करेगा। 17th G20 हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट्स विल हैपन नवंबर इन इंडोनेशिया। ये 2022 में नवंबर में इंडोनेशिया इसको होस्ट करेगा, आफ्टर विच इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। तो नेक्स्ट ईयर इंडिया इसको होस्ट करेगा, प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास आएगी। अब आती है चीज़ ट्रोइका। ट्रोइका क्या है? ये G20 से रिलेटेड एक वर्ड है, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है ट्रोइका का मतलब, इसमें जो तीन ऐसे कंट्रीज़ होती हैं, सॉरी 3 कंट्रीज़ होती हैं, ऐसी 3 कंट्रीज़ होती हैं जिसमें एक करंट वाला होगा, एक प्रीवियस होगा, एक फ्यूचर होगा। मतलब एक करंट, एक प्रीवियस, एक फ्यूचर, 3 कंट्री। एक करंट जो करंट प्रेसिडेंट है G8 का, प्रीवियस मतलब जो पिछले साल था, और फ्यूचर जो आने वाला है। ये तीनों मिलके G20 में क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे उसको ट्रैक करना, जो भी एजेंडा वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, एजेंडा तैयार करना, ये तीनों कंट्री का काम होता है और इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है, राइट, एक साल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो जाएगा। जैसे इंडिया अभी इंडिया जो है वो फ्यूचर वाले में होगा। तो अभी लास्ट ईयर जैसे अभी करंट में है इंडोनेशिया, ठीक है। प्रेजेंट में प्रेजेंट में अभी इंडोनेशिया होगा, यहाँ पे इंडोनेशिया ब्राज़ील, यहाँ पे इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, सॉरी। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील वुड फॉर्म द ट्रोइका। मतलब नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया हो जाएगा करंट 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो प्रीवियस जो होगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। एंड देन ब्राज़ील, ये फ्यूचर का है, यानी कि इंडिया के बाद जिसका नंबर आएगा प्रेसिडेंसी के लिए वो होगा ब्राज़ील। प्रीवियस जो है वो इंडोनेशिया हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और इंडिया है वो तो प्रेजेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। मतलब ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। इट वुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन द ट्रोइका वुड कंसिस्ट ऑफ 3 डेवलपिंग, हाँ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तो मेंस में भी आ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उन्होंने ट्रोइका फॉर्म किया है, राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील ये काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, तो इनकी वॉइस और ये क्या एजेंडा सेट करते हैं ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में जब इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड करता है। तो ट्रोइका रेफर्स टू द टॉप ग्रुप ऑफ G20। G20 कंसिस्ट ऑफ करंट प्रीवियस एंड द अपकमिंग प्रेसिडेंसीज इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। ये तो अभी हमें चल रहा है हमारे पास, राइट। अभी व्हाट इज़ G20 आखिर है क्या? तो G20 जो है 1999 में बना था, क्योंकि उस समय जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो ईस्ट एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, ईस्ट एशिया मतलब कि जापान, चाइना, इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये ईस्ट एशिया के अंदर मेजर कंट्रीज़ आती हैं। एंड साउथ ईस्ट एशिया जो म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं इसमें ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। द एम इज़ टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब कि ट्रेड जो है वो ईजिली हो सके, उसमें फेयर ट्रेड हो सके, ये सारे मतलब होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। बाई इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज़, क्योंकि अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। कोई भी प्रोडक्शन होगा कहीं पे किसी भी कंट्री में, वो इन ही कंट्रीज़ में बिकेंगे, साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में, क्योंकि यहीं पे पॉपुलेशन है, यही लोग खरीदेंगे वो प्रोडक्ट्स। Together, G20 countries include 60% of the world's population. G20 के पास 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 80% ऑफ जो ग्लोबल GDP है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर हेयर। ये उसका मैप है G20 का, ठीक है। G20 कंट्रीज़ यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका सिर्फ यहाँ पे अकेले है, बाकी अफ्रीका में और कोई कंट्री है नहीं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। देन PR चाइना है, इंडिया है। तो अफ्रीका से सिर्फ एक ही नहीं, और भी है यहाँ पे। ये सारे अभी कंट्रीज़ जुड़े जाएंगे, जो ब्लू वाले हैं ये सारे अभी है नहीं, ये जुड़े जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। गेस्ट कंट्रीज़ ये ब्लू वाली हैं, और 20 जो ये ऑरेंज वाली हैं जो वो इनके मेंबर्स हैं, राइट। साउथ अमेरिका में भी यहाँ पे भी 2 ही कंट्री है, एक ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना है। यहाँ पे कनाडा एंड USA एंड मैक्सिको भी है, एंड रशिया, एंड ये सारी कंट्रीज़ इसकी पार्ट है G20 के, राइट। तो अब हम स्पेन इज़ इन्वाइटेड एज ए परमानेंट गेस्ट। स्पेन को है वो इस साल यानी कि 2022 में स्पेन को एज ए परमानेंट गेस्ट इनवाइट किया जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, राइट। देन हम आते हैं CRISPR-Cas9। ये एक टूल है जिससे हम जीन को एडिट करते हैं। सपोज़ ये हमारा जीन है, लॉन्ग चेन जीन है, और सपोज़ यहाँ पे एक जीन के छोटे से पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंसान को, यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिजीज़ हो रही है। वो इस पर्टिकुलर जीन के
किसी पर्टिकुलर जीन के इस सेक्शन की वजह से। अब ये कैस्पर कैस9 का क्या करता है, ये सीजर है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल सीजर। अब ये क्या करेगा, इस पार्ट को काटेगा, राइट, और यहाँ पे दूसरा जीन या तो इंसर्ट कर देगा या फिर इन दोनों को ऐड कर देगा, राइट। तो इस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नीड ये किया जा सकता है। तो ये जो जीन कटिंग जो टूल है दैट इज़ क्रिस्पर कैस9, ये टूल है एक। अब इसका यूज़ करके हम सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, जिसका अभी तक तो कोई इलाज नहीं था, क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर सकते ईजिली। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जीन में किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें, नॉट नाइट ब्लाइंडनेस, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर कलर नहीं दिखाई देता है, तो वो एक जेनेटिक डिजीज़ है। उसको ठीक करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया के लिए इसको हमने यूज़ करने की कोशिश की है। अब ना हम समझते हैं कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या। सबसे पहले तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स्ड शॉर्ट पैलिंड्रोपिक रिपीट्स, ये है क्रिस्पर का फुल फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कभी भी इससे कोई सवाल तो पूछा जा सकता है। ये एक जीन एडिटिंग टूल है, टेक्नोलॉजी है, जिससे हम जीन को कट पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट कट पेस्ट टाइप की चीज़ है ये, ठीक है ना। then usually involves introduction of new gene और suppression of a existing gene। किसी जीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो या तो हम काट के वहाँ पे कुछ दूसरा पेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम सप्रेस काट के हटा सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इससे की जा सकती है, राइट। देन सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हमें ये समझ में आना चाहिए। सिकल तो आप समझते हैं कि जिस शेप में ये हो जाता है उसको सिकल कहते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं। ये एक्चुअली ये आरबीसी है, ठीक है ना। ये अभी न्यूट्रल फॉर्म में है, मतलब इसको कोई डिजीज़ नहीं है। ये पहले इस फॉर्म में आएगा और फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगी, दैट इज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसके शेप की वजह से इसको सिकल कहते हैं। इट्स एन इनहेरिटेड ब्लड डिजीज़ विच इज़ मोस्ट कॉमन अमंग पीपल ऑफ अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन, ठीक है, यानी कि यूरोप में नहीं है लोगों को ये। तो अभी हम इसको देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ये अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये काफ़ी प्रिवेलेंट है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन, राइट। ये हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी को अफेक्ट करता है, मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल थ्रू आउट द बॉडी। मतलब अगर आरबीसी को अटैक करता है और अगर आरबीसी इन्फेक्टेड है तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इससे इंसान को दिक्कत होगी। This blocks the blood flow and oxygen from reaching all parts of the body। ये इसकी शेप चेंज की वजह से ये दिक्कत क्रिएट करता है। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये कैस्पर कैस9 जो है वो क्या चीज़ है। 2019 में ये पूछा गया है यूपीएससी में। तो व्हाट इज़ द कैस9 प्रोटीन दैट इज़ ऑफन मेंशन इन न्यूज़, राइट। पहला है अ मॉलिक्यूलर सीजर वी यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, biosensor used in accurate detection of pathogens in patients, a gene that makes plant pest resistant and herbicidal substance synthesized in genetically modified crops। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, उसके हिसाब से ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फिर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। देन इंडो चाइना बॉर्डर की मैंने बात की थी कि हमें एलएसी वर्सेस एलओसी पता होना चाहिए कि क्या है। उसके पहले हम आते हैं इंडो चाइना पे कि बॉर्डर कैसा है इंडो चाइना का। इंडिया और चाइना के बीच में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमेशा इस पे चलते रहता है टसल। ये वाला एरिया इसलिए क्योंकि अगर हमने ये वाला एरिया सपोज खाली कर दिया, ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान ने चाइना को डोनेट कर दिया है, राइट। चाइना को अगर ये वाला एरिया तो ऑलरेडी है ही उसके पास, अगर सपोज हमने यहाँ से ये बॉर्डर छोड़ दिया तो ये पूरा, और ये पीओके का पार्ट है ऊपर, ठीक है ना, ये यहाँ से सीधा ऐसे एंटर करके पाकिस्तान में चले जाएंगे। जो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो BRI का एक पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना, BRI का एक पार्ट है। अब BRI क्या है, चाइना ने एक ऐसा ट्रेड रूट बनाया है अराउंड द वर्ल्ड, जो जिससे वो चाइना जो है वो उनका टारगेट ही है कि ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करना है। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है अलग अलग कंट्रीज़ में BRI के थ्रू। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इससे BRI से वो यहाँ से डायरेक्ट रूट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के थ्रू और उधर अरेबियन पेनिनसुला में जाने के लिए या फिर मिडल ईस्ट में जाने के लिए, राइट। पाकिस्तान जो है वो चाइना का एलाई है। चाइना का एलाई क्या, चाइना का गुलाम है। चाइना ने उसको बहुत सारा पैसा दे रखा है और वो पाकिस्तान वही करता है जो चाइना बोलता है। इनफैक्ट विगर मुस्लिम जो है चाइना में,
उनको चाइना ने क्या क्या कर रखा है, उनको कुरान पढ़ने की अनुमति नहीं है, और उनको दाढ़ी रखने का परमिशन नहीं है, वो अपना नाम में कोई मोहम्मद जैसी कोई चीज़ नहीं रख सकते, और उनके मस्जिद यानी कि मॉस्क तोड़ के वहाँ पे टॉयलेट या फिर रेस्टोरेंट ऐसे बनाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान मुंह तक नहीं खोलता है। एक बार इमरान खान से पूछा कि विगर मुस्लिम पे आपका क्या कहना है, तो उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि चाइना में इस पे क्या चल रहा है, हम देखते हैं। मतलब उसने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। और इंडिया में कुछ भी होता है, कुछ नहीं भी होता है, तभी पाकिस्तान चिल्लाते रहता है कि इंडिया में मुसलमान खतरे में है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो नाउ यू सी कि पाकिस्तान कितना प्रेशर में है चाइना के, कि चाइना के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं बोल सकता, चूं भी नहीं कर सकता। तो ये वाला रूट अगर मिल जाए पाकिस्तान चाइना को, तो सीधा वो पाकिस्तान में एंटर करेगा, और इस तरह से अफ़गानिस्तान, ईरान और मिडल ईस्ट और कहीं भी जा सकता है वो, राइट। तो ये वाला इसलिए यहाँ पे हमारे को टशन रहता है चाइना के साथ। ये वाला एरिया अगर चाइना को मिल गया तो वो सीधा यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में चला जाएगा, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए यहाँ पे टेंशन चलते रहता है। यहाँ पे चाइना के साथ ये तो नेपाल ही है, पर इस एरिया में जैसे यूके और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। मिडिल सेक्टर जो है ये बहुत ही पीसफुल है। एक तो ये वेस्टर्न सेक्टर और ये ईस्टर्न सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, इन दोनों दो सेक्टर्स में जो है काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती है हमारे को चाइना के साथ। ठीक है, पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अब हम समझते हैं कि एलओसी क्या होता है और एलएसी क्या होता है। हमारी लड़ाई चाइना के साथ भी हुई है और पाकिस्तान के साथ भी हुई है। ठीक है, तो 1948 में जो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर को लेकर के, वो मैटर चला गया था यूएन में, थैंक्स टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू जी। ठीक है, वो मैटर चला गया यूएन में चला गया मैटर। तो फिर यूएन ने क्या किया कि उसको बैठ के बोला कि ठीक है सीज़ फायर करो, और एक लाइन ड्रॉ करो जहाँ पे जो भी पब्लिक है, जो भी आर्मी है, हम वहीं पे उसको स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। और वो लाइन ड्रॉ कर दिया। दैट लाइन ऑफ कंट्रोल जो लाइन है उसको कहते हैं एलओसी। इसके अंदर एलओसी को क्या है कि एक तो इसको सैंक्शन है यूएन का, यूएन इसको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, सीज फायर आप वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यूएन ने बोला है कि ये वाली लाइन है। जैसे पंचायत जैसी चीज़ है, यूएन एक पंच है। ठीक है ना, ये महापंचायत टाइप चीज़ है यूएन। इसको आप ऐसे महापंचायत समझ सकते हैं। यूएन को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यूएन को ऐसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी समझ सकते हैं। ऐसे वह वर्ल्ड पार्लियामेंट है नहीं, पर आप उसको समझ सकते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट जैसी चीज़ है। किसी को भी दुनिया में कहीं भी दिक्कत होगी वो यूएन में ही जाएगा। ठीक है ना, तो हम भी नेहरू जी और पाकिस्तान पहुंच गए यूएन में। ठीक है, यूएन ने वहाँ पे क्या किया कि स्टेटस को लगवा दिया और बोला कि ठीक है, जहाँ पे जो आर्मी है वो वहीं पे रहे। तो हमने जो अपनी खो दिया था अपनी ज़मीन, हमने तो खो दी थी पीओके, वो हमने छोड़ दिया, क्योंकि यूएन ने बोला कि ठीक है भैया आप वहीं पे रुक जाओ। तो हम लोग वहीं पे रुक गए, और जो लाइन ड्रॉ की गई उसको कहते हैं एलओसी। इट वॉज डिजिग्नेटेड एज द एलओसी 1972। उसको 1972 से एलओसी कहा जा रहा है, पर वो तभी ड्रॉ कर दिया गया था। फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, शिमला एग्रीमेंट जो होता है 1972 में, उसके बाद ये इसको एलओसी कहा जाता है। इट इज़ डिलीनिएटेड एज ऑन ए मैप, ये मैप पे खींचा हुआ लाइन है जिसको दोनों तरफ की आर्मी रिकॉग्नाइज करती है, और यूएन का इसका सैंक्शन है, राइट। देन एलएसी क्या है कि ये सबसे पहले तो मैप पे ड्रॉन नहीं है, ये दो कंट्रीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट है, इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया और चाइना ने मिलके अपने अपने हिसाब से इंडिया बोलती है कि हमारी जो बाउंड्री है वो 3000 कुछ किलोमीटर की है, पर ये जो चाइना बोलती है वो 2000 किलोमीटर की ही बोलती है। जैसे कि टोटल यहाँ पे कहीं लिखा था, हम कुछ 3000 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री समझते हैं, पर जो एलएसी है उसको हम मानते हैं। पर चाइना बोलता है कि नहीं, एलएसी जो है वो ओनली 2000 किलोमीटर ही है। तो इस बात में हमेशा टशन चलते रहता है, और हमारी लड़ाई जैसे कि गलवान में हुई थी लास्ट ईयर, तो 2019 में गलवान में लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है एलएसी की वजह से, क्योंकि वो मैप पे ड्रॉन नहीं है, कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है, कहाँ से लाइन जाती है किसी को पता नहीं है। ठीक है, इसलिए लड़ाई होती रहती है। देन विद दिस ये सेशन जो है हमारा सेकेंड एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को ये हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।